Let us start today's class with spherical mirror. अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक प्लेन मिरर था, एक स्फेरिकल मिरर की क्यों जरूरत पड़ा? Why we intended for a spherical mirror? ये प्लेन मिरर के अगेंस्ट में क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज रखता है? प्लेन मिरर में क्या था? द इमेज वॉज इरेक्ट, है ना, लेटरल इन्वर्टेड बट ऑफ सेम साइज. हमें कभी कभार जरूरत पड़ा कि कोई चीज का साइज को बड़ा करके देखे, ठीक है, बड़ा करके देखे, तो टू गेट ए मैग्नीफाइड इमेज हमें स्फेरिकल मिरर की जरूरत पड़ा. प्लेन मिरर में जो रीजन ऑफ व्यू था, इट वाज लेसर देन दैट ऑफ स्फेरिकल मिरर. तो इसलिए हम क्या लिखे यहाँ पर? फॉर व्यूइंग वाइड एंड फॉर व्यूइंग वाइड एंड फॉर व्यूइंग लार्ज हमें स्फेरिकल मिरर की जरूरत पड़ा. देखो ये लड़का छोटा सा हाथ दिखा है, कितना बड़ा हाथ दिख रहा है ना. तो एक स्फेरिकल मिरर से, जैसे लेंस में होता है ना, कोई चीज दिख नहीं रहा है तो आप उसको बड़ा करके देखते हो, एग्जैक्टली दैट वे लेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई चीज को बड़ा करके देखना है, मैग्नीफाई करके देखना है. सेम वर्क है मिरर का और लेंस का फंक्शन सेम है. अच्छा, अभी हम स्फेरिकल मिरर को देखेंगे कि हम इसको स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं. Why we call a spherical mirror as a spherical mirror? क्या आप लोग कभी स्फेरिकल मिरर कहीं से देखे हो? Have you ever seen? Yes sir. Yes. आप देखोगे डेंटिस्ट के पास होता है ना, डेंटिस्ट के पास होता है ताकि आपकी डेंटल केविटी को बड़ा करके देख सकता है. और कभी कभार आपका गाड़ी का जो रियर व्यू मिरर है वो भी एक स्फेरिकल मिरर है ताकि पीछे की चीजों को वाइड रेंज तक आप देख पाओगे, है ना. तो स्फेरिकल मिरर आप लोग देखे हो. अब ये जो स्फेरिकल मिरर, आप स्फेरिकल मिरर को सोचो तो आपके घर में अगर डिश एंटीना लगा है, दैट इज ऑल्सो दी प्लेइंग द रोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ओनली. मिरर का मतलब नहीं कि हरदम लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, वो दूसरे सिग्नल को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है. लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी रिफ्लेक्ट करता है. जैसे लाइट होता है वैसे ही होता है. खैर, हम लोग मिरर के बारे में बात करें. सो व्हाट इज ए स्फेरिकल मिरर? पॉइंट नंबर 1, ए स्फेरिकल मिरर is nothing but a small section of a large sphere. ये दोनों चीज को याद रखना, of a large hollow sphere. कोई लार्ज हॉलो स्फीयर का छोटा सा सेक्शन को हाफ स्फेरिकल मिरर कह सकते हो. हॉलो स्फीयर, सॉरी, लार्ज स्फीयर का छोटा सा सेक्शन को आप कह सकते हो स्फेरिकल मिरर, हॉलो स्फीयर. कोई बड़ा सा मिरर बड़ा होना जरूरी है और सेक्शन छोटा होना जरूरी है. ये स्मॉल सेक्शन होना जरूरी है, लार्ज स्फीयर होना जरूरी है. अगर दोनों में से कोई एक चूक गया तो मिरर तो बनेगा, लेकिन वो वाला मिरर नहीं बनेगा जो हम पढ़ने चाहते हैं. हम पढ़ना चाहते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में. सोच लो आपको स्फीयर का आधा सेक्शन काट के ले आए, तब भी उसमें रिफ्लेक्शंस होंगे, कुछ इमेजेस बनेंगे, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो हम स्फेरिकल मिरर में पढ़ना चाहते हैं. उसमें बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशंस आएंगे, आपको क्लियर इमेज नहीं मिलेगा, एक के जगह 4-5 इमेज मिलेगा, ब्लर्ड इमेज मिलेगा. तो एक फाइन शार्प इमेज पाने के लिए आपको एक बड़ा स्फीयर का छोटा सा हिस्सा लेना पड़ेगा. सपोज दिस इज ए लार्ज हॉलो स्फीयर. ये लार्ज हॉलो स्फीयर का सपोज मैं कहता हूं कि आई कंसीडर ए स्मॉल सेक्शन ऑफ दिस. कौन सा सेक्शन? ये छोटा सा सेक्शन काट के लाता हूं. सपोज इसको मैं काट के ले आया यहां से. यस, दिस सेक्शन इज नाउ हियर. ठीक है, ये सेक्शन का सपोज हम कहेंगे
एक तरफ को सिल्वर कर दिया जाता है, सपोज आई सिल्वर वन साइड ऑफ दिस, एक साइड को हम सिल्वर कर दिए, ये साइड को सिल्वर कर दिए, मतलब लाइट अगर यहाँ पे गिरेगा, लाइट अगर यहाँ पे गिरेगा इस सरफेस पे तो रिफ्लेक्ट करके जाएगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक स्फीयर का छोटा सा सेक्शन तो लेके आए हम, और इधर ये वाला सेक्शन का मान लो कि हम बाहर वाला हिस्सा को हम सिल्वरिंग कर दिए हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे सिल्वरिंग कर दिए हैं, मतलब अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि लाइट यहाँ से गिर रहा है और ऐसे रिफ्लेक्ट करके जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। एक तो हुआ या तो इसका अंदर वाला सेक्शन का हम लोग सिल्वरिंग किए हैं, या तो इसका अंदर वाला सेक्शन का सिल्वरिंग किए हैं, या फिर उसका बाहर वाला सेक्शन का सिल्वरिंग किए हैं। ये केव जैसे दिख रहा है ना, केव जैसे दिख रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और ये वाला को क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर। तो मतलब थोड़ा थोड़ा आप लोग जानते हो, कन्वेक्स मिरर ये आपको मालूम है। चलिए ये चीज आपको मालूम है, कनकेव मिरर कहते हैं किसको, कन्वेक्स मिरर किसको कहते हैं। तो ध्यान रहे कि दिस मस्ट बी ए वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ ए लार्ज स्फीयर, वेरी स्मॉल सेक्शन, इतना स्मॉल सेक्शन कि अगर आपको हाथ में दिया जाएगा, देख के आप पता नहीं कर पाओगे कि ये प्लेन मिरर है कि कर्व्ड मिरर है, इतना स्मॉल सेक्शन है। अगर इसका हम छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक सेक्शन लेके आएंगे, बहुत ही छोटा सा सेक्शन, तो इट विल बी लुकिंग ऑलमोस्ट फ्लैट। इतना छोटा सेक्शन है कि यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज बाय मियरली होल्डिंग इट इन योर हैंड दैट वेदर इट इज ए प्लेन मिरर और ए कर्व्ड मिरर। हाँ, जब इमेज बनाएंगे तो उसका अपना मैजिक दिखाएगा, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। या फिर किसी एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रख दोगे तो देखोगे थोड़ा सा डेविएशन से एकदम एब्सोल्युटली फ्लैट नहीं है वो मिरर, तो उससे पता चलेगा। ओनली हाथ से पकड़ के ये कनकेव है या कन्वेक्स से पता करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अगर ये बहुत कम फोकल लेंथ का होगा तो थोड़ा बहुत शायद पता चल जाएगा, नहीं तो पता भी नहीं चलता है। तो क्या हुआ, कोई एक बड़ा सा हॉलो स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा लेके आइए, बाहर वाला उसका पीठ पे अगर हम सिल्वर कलर कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड सिल्वरिंग। ये आपका सिल्वरिंग हो गया है, यहाँ पे ये सिल्वर सरफेस है। कौन सा सरफेस, ये यहाँ पे ये सरफेस सिल्वर है, ठीक है। यहाँ पर कोई कलर वलर लगा दिए, कोई ओपाक कलर लगा दिए ताकि लाइट इसके अंदर से पास ना करे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सिल्वर। यूजुअली वो ब्राइट कलर का होता है तो लोग उसको सिल्वर कर देते हैं। तो ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर, ये हो गया कनकेव मिरर। और मिरर बनाने से पहले मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम ये दोनों में से किसी एक पॉइंट को चूक गए कि मिरर इज नॉट द स्मॉल सेक्शन और द स्फीयर इज नॉट लार्ज, तो हम कहेंगे तो हमारे सारा फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएंगे। आगे चल के हम देखेंगे, वी शैल क्रिएट डेविएशन एंड सी हाउ द फॉर्मूलास आर नो मोर वैलिड और एप्लीकेबल। अब यहाँ पर जो स्मॉल और लार्ज है, ये दोनों टर्म को समझते हैं। सपोज मैं आपको पूछता हूं कि ये लाइन छोटा है कि बड़ा है, आप क्या कहोगे? यू कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज स्मॉल और लार्ज आर ऑल रिलेटिव टर्म्स, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। स्मॉल और लार्ज आर रिलेटिव टर्म्स। अगर मैं पूछूंगा ये लाइन छोटा है कि बड़ा है, यू कैन नॉट टेल। लेकिन अभी मैं पूछूंगा बताओ ये लाइन छोटा है कि बड़ा है, आप कहोगे छोटा है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली यू कंपेयर विद दिस। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि बताओ ये वाला लाइन छोटा है कि बड़ा है, आप कहोगे बड़ा है, मैं लाइन के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया। तो जब हम स्मॉल बोलते हैं तो टू बी मोर अप्रोप्रिएट वी शुड से स्मॉलर देन एज कंपेयर टू, ऐसे करना बहुत आसान रहता है। फिजिक्स में ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिना ये समझे हमारा कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। स्मॉल तो क्या है? स्मॉल का मतलब असम्पशंस, असम्पशन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले स्मॉल का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये छोटा सा स्फीयर है ना, ये जो स्फीयर जो सेक्शन हम लिए हैं मिरर, ये मिरर का सेंटर कहाँ था? मान लो यहाँ था। तो दिस इज व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच इट इज कट।
एंड ये जो छोटा सा लेंथ है ना यहाँ पर, ये जो छोटा सा लेंथ है, ये दिस लेंथ इज कॉल्ड अपर्चर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया इज कॉल्ड अपर्चर। ये जो अपर्चर है दैट मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू आर। आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच इट इज कट। सपोज दैट इज 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 1 मीटर। और ये लेंथ कितना होगा? मिरर कितना बड़ा होगा? मिरर का ये वाला डायमीटर को आप अपर्चर कहते हो। ये डायमीटर कितना होगा? से इट इज 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू 1 मीटर। तो आप कहोगे दिस इज ए स्फेरिकल मिरर। समझ में आया क्या? अगर हम कहेंगे ये एक मिरर है, उसका आधा हिस्सा काट के ले आएंगे, क्या ये मिरर जैसे बिहेव करेगा? हाँ करेगा। क्या इसको हम स्फेरिकल मिरर कहेंगे? ना, नहीं कहेंगे, क्योंकि स्फेरिकल मिरर के फॉर्मूले इसको काम में नहीं लगेंगे। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। क्यों ऐसे होगा वो सारा चीज हम लोग बारी बारी से आगे आगे देखेंगे। तो अभी पहले हम स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स ले लेते हैं। सपोज हम कहेंगे कि स्फेरिकल मिरर के बारे में, स्फेरिकल मिरर की रिकॉग्नाइज करेंगे। स्फेरिकल मिरर के बारे में देखेंगे। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक स्फेरिकल मिरर है। आपको समझाने के लिए मैं इतना बड़ा किया हूं। ये जिस स्फीयर से कट किया गया है उस स्फीयर का सेंटर यहाँ कहीं होगा। इसका ये सेंटर को मिरर का मिड पॉइंट, मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको कहते हैं पोल। मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको कहते हैं पोल। सेंटर को और मिरर का मिड पॉइंट को अगर हम जोड़ेंगे, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आपको 2-3 चीजें समझ में आना चाहिए। तो मैं थोड़ा इसको ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज ऐसे दिस इज व्हाट इज द मिरर, एक तरफ उसका सिल्वर्ड हुआ है। तो मिरर का रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे अभी नोट करने वाले हैं और लिखने वाले हैं। तो ठीक है, in figure shown or what is pole? Pole P, pole P क्या है? It is the geometrical center of the reflecting area और that is the mirror का ज्योमेट्रिकल सेंटर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इसको हम C से डिनोट करते हैं। इट इज द सेंट्रल पॉइंट और सेंटर ऑफ द sphere from which the mirror is cut. जो पॉइंट से ये मिरर को कट करके जो स्फीयर से निकाला गया है इसको काट के, उसका सेंटर। इसका मतलब हुआ PC is called radius of curvature। ये क्या है? It is nothing but it is radius of the sphere का रेडियस है जहां से ये मिरर को कट करके निकाला गया था। मेरे ख्याल से आपको ये सब चीजें समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत चीजें जानते हो इसके बारे में। You know certain things, so it is not difficult on your part to recognize। तो बस अभी हम 3 पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट 3 तो देख लिए। एक हुआ व्हाट इट मीन्स बाय पोल, दूसरा हुआ व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा हुआ कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। ये सारा चीज देख ली।
ठीक है। तो पोल हो गया P, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C, PC हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ दी स्फीयर। जिस स्फीयर से इसको कट करके निकालें। यहां तक की चीजें समझ में आया सबको? ये आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर डिनोशंस में स्पेसिफिकेशंस लिखो इसे, स्पेसिफिकेशंस। स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन देख लिए। अब ये सारा खेल है किसी भी पॉइंट में हमें क्या करना है, हमें करना क्या है किसी एक मिरर के मामले में, वी वांट टू सी द इमेज। सारा खेल इमेज का होता है। इमेज कहाँ होता है? इमेज कहाँ होता है? एट द इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज, है ना, एट द इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है। अब हमें पूरा कोशिश लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा जानने में कि इमेज कहां पर होगा। ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा चीज बता देता हूं। इज लोकेटिंग इमेज कैसे पता करेंगे? लोकेटिंग इमेज। अब अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक मिरर है और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आप कहोगे कि मुझे अगर इमेज बनाना है तो मैं क्या करता हूं, मान लो कि कोई एक इंसिडेंट रे मुझे दिया गया है, आई एम गिवन एन इंसिडेंट रे जो कि यहाँ पे आके गिरा। मैं जानना चाहता हूं हाउ आई विल ड्रॉ द रिफ्लेक्टिंग रे। रिफ्लेक्टेड रे कैसे ड्रॉ करेंगे? लोकेशन ऑफ इमेज बाद में देखेंगे। डेवलपिंग रिफ्लेक्टेड रे, चलो देखते हैं हाउ टू डेवलप डेवलपिंग रिफ्लेक्टेड रे। कोई प्लेन मिरर होता तो रिफ्लेक्टेड रे बनाना बहुत आसान था। कोई एक प्लेन मिरर है, कोई लाइट गिरा तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ कर दो, काम बन गया, आसानी से बन जाता था। लेकिन अगर ये स्फेरिकल मिरर है तो स्टेप वाइज देखेंगे। कोई रे यहाँ पे इंसिडेंट है और हमें पता करना है कि where will be the how will be the image, तो मुझे यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। सोचो तो अगर मैं किसी एक स्फीयर को किसी भी पॉइंट में अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, will it pass through the center? Yes, the normal to a sphere at any point will pass through the center, है कि नहीं? और on the other hand सेंटर से कोई भी लाइन अगर मैं रेडियली निकालता हूं, that will be normal to the sphere। हाँ, ये समझ में आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इस स्फीयर को नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो ऑब्वियसली that will pass through the center, है कि नहीं? That will pass through the center. Normal to the sphere will always pass through the center. अच्छा, एक बार मैं नॉर्मल अगर ड्रॉ कर लिया तो मैं यहाँ पे इंसिडेंट एंगल देख सकता हूँ, इंसिडेंट एंगल I। जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही रिफ्लेक्टिंग एंगल करो और रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करो, रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करो। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, तो ये हो गया R, ये हो गया I। तो किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई इंसिडेंट रे मिला और आपको रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने के लिए कहा गया तो आप कैसे करोगे? करना क्या? उस पॉइंट को पहले सेंटर के साथ जोड़ो, जोड़ने के बाद जो एंगल मिलेगा उसके साथ that gives you the normal at that point। जो एंगल मिलेगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में उसको कहेंगे इंसिडेंट एंगल। ड्रॉ द रिफ्लेक्टिंग एंगल, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? यस। तो व्हाट आर द स्टेप्स? प्लेन मिरर में ड्रॉ करना हमें आता था, लेकिन अभी कैसे करेंगे? स्टेप्स लिखेंगे। डेवलपिंग रिफ्लेक्टेड रे व्हेन इंसिडेंट रे इज गिवन। अच्छा, स्टेप नंबर 1, ड्रॉ और जॉइन point of incidence to join the point of incidence to
सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, ए को सी के साथ जोड़ दी। ए वाज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सी वाज सेंटर ऑफ द स्फीयर। ए टू सी, एग्जाम्पल में समझ में आया। ड्रॉ, मेजर दी इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल आई, इंसिडेंट एंगल को मेजर करो। इंसिडेंट रे मालूम है, ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये मेजर द इंसिडेंट एंगल, ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे, taking I is equal to R, I is equal to R लीजिए और रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करिए। I is equal to R लीजिए और रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करिए। कितना आसान है, ये हो गया I, ये हो गया R, I is equal to R लेके रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करिए। इसमें दो चीज आपको याद रखना है। एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर इफ जॉइंट टू द सेंटर दैट बिहेव्स एज ए नॉर्मल, दैट मींस द प्रिंसिपल एक्सिस जो P को C के साथ जोड़ा है वो क्या है, PC is a normal to the sphere only, PC is a normal to the sphere only, remember PC is a normal or the principal axis is a normal to the mirror at the pole। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं PC is the, अच्छा PC the line is प्रिंसिपल एक्सिस, तो नहीं लिखें, अच्छा यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस नहीं लिखे, थोड़ा लिख देते हैं PC, the line PC is called the principal axis, the line PC is called the principal axis। ठीक है, सो जो प्रिंसिपल एक्सिस हुआ ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या है स्फेरिकल मिरर का स्पेसिफिकेशन में हम क्या देखे, मिरर का सेंट्रल पॉइंट हो गया पोल, सेंटर ऑफ द स्फीयर इज सी, दोनों को जॉइन करता हुआ लाइन को कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू टी और सी के बीच में डिस्टेंस हो गया रेडियस ऑफ द स्फीयर। यहां तक की सारी चीज समझ में आ गया। फिर आगे हम लोग देखें कि अगर हमें कोई कॉर्ड मिरर, स्फेरिकल मिरर के ऊपर कोई इंसिडेंट रे आ गिरा है, हमें रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है, तो जिस पॉइंट में गिर रहा है उस पॉइंट को सी के साथ जोड़ो। नाउ AC will behave as the normal to the surface of the sphere, then if this is the normal, this is the incident ray, measure the incident angle, develop the reflecting angle, extend the ray, you get the reflected ray। समझ में आया क्या? यस। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, assumptions made in a spherical mirror। स्फेरिकल मिरर में क्या क्या असम्पशन दिया गया है। नंबर 1, साइज और अपर्चर ऑफ मिरर is very small or very small as compared to radius of the sphere from which it is cut,
जहां से इसको कट करके निकाले हैं जिस स्फीयर से, उसका रेडियस की कंपैरिजन में अपर्चर इज वेरी स्मॉल। अपर्चर क्या है मैं बता चुका हूं, है ना। तो दूसरा हुआ ऑल इंसिडेंट रेज आर पैरेलल और para-axial means almost parallel, para-axial to the principal axis। मैं आगे चलते प्रिंसिपल एक्सिस को PA लिखूंगा क्योंकि काफी बड़ा है। इज para-axial to principal axis। समझ में आ रहा है? ये जो स्टेटमेंट इतना आसानी से समझ में नहीं आता है, इसको थोड़ा सा ऐसे बोल देते हैं, that is the incident angles are very small। जो कोई एक बात कर रहे हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर का, इसमें इंसिडेंट एंगल आर वेरी स्मॉल, that is I and R you will see जो दोनों बराबर है, they will be less than 10 डिग्री। 10 डिग्री से भी कम होंगे, 4 डिग्री 5 डिग्री के अंदर होंगे। ऐसे कब होगा? चलो ये दोनों स्टेटमेंट को आपको समझाते हैं, तभी जाके हमारा स्फेरिकल मिरर की फॉर्मूला हमारे काम में लगेंगे। आगे देखो क्या हो रहा है इसमें। तो दो असम्पशन दिए, एक हुआ अपर्चर शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द रेडियस। ये हो गया मिरर का साइज और अपर्चर। कौन? ये हो गया मिरर का साइज और अपर्चर। थोड़ा मिरर को प्यार से बनाते हैं। ये हो गई मिरर, यस, ये मिरर का साइज है, अपर्चर है, ये हो गया मिरर। ये मिरर का देखो साइज कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। दिस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द रेडियस। ये कौन सा पॉइंट है? दिस पॉइंट इज द पोल, दिस पॉइंट इज द सेंटर, this line is called principal axis and this distance is called radius of this sphere। सिंपल सा चीज है। हाँ, तो क्या क्या असम्पशन लिया गया, वो असम्पशन वैलिडेट होना चाहिए। बोल रहा है कि एक तो हुआ दिस साइज मस्ट बी वेरी स्मॉल, दूसरा हुआ जो रेज आ रहे हैं अगर ये काफी छोटा रहेगा, सोचो यहाँ पे कोई अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट का जो रे आएगा इसके ऊपर गिरने के लिए वो क्या एंगल करेगा? ये मान लो कि इसको अगर हम जोड़ेंगे, यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट रखें, यहाँ से इसे जोड़ेंगे तो यू विल सी ऑटोमेटिकली इंसिडेंट एंगल काफी छोटा हो गया कि नहीं। जैसे देखो मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा देखो। मैं सपोज कहता हूं कि ये हो गया इसके ऊपर गिरता हुआ कोई एक पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट में ये नॉर्मल हो गया, इस C को स्फीयर की किसी भी पॉइंट के साथ जोड़ो वो नॉर्मल हो जाता है, यू नो इट। अब मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं रखा हुआ है, सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ से कोई रे आके यहाँ पे गिरा, तो क्या दिख रहा है आपको? ये जो आपका क्या कहते हैं, दी एंगल, इंसिडेंट एंगल क्या दिख रहा है? इंसिडेंट एंगल आपको छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो रिफ्लेक्टिंग एंगल भी छोटा ही होगा। लेकिन सोचो कि अगर ये मिरर इतना बड़ा नहीं और भी बड़ा होता, अपर्चर इसका छोटा नहीं होता, काफी बड़ा होता, तो क्या होगा? अब इसको इसे जोड़ोगे तो हो सकता है कि दी एंगल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टिंग एंगल्स विल बी मोर। पर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल ये दोनों बड़े बड़े एंगल हो गए, छोटा एंगल नहीं है, तो भी हमारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। सबसे पहला वायोलेशन क्या होगा मैं बता देता हूं। आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो फोकस के बारे में, तब मिरर का एक फोकस नहीं होगा, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोकस। साइज बड़ा हो जाएगा, एक तो फोकस नहीं मिलेगा, ढेर सारे फोकस मिलेंगे। मैं थोड़ा सा आपको ग्लिप्स में बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब रेस्ट्रिक्शन क्यों रखा गया है। कोई एक प्लेन मिरर के केस में जितने भी रे रिफ्लेक्ट कर रहे थे किसी ऑब्जेक्ट में से आके, वो सारे के सारे रे किसी एक जगह कन्वर्ज होते थे, तो ये ब्राइटर इमेज बनता था, है कि नहीं? ऐसा बनता था। हाँ, लेकिन मान लो कि 25 तो रे यहाँ से आ रहे हैं,
20 तो यहाँ पर कन्वर्ज कर रहे हैं, 5 तो यहाँ पे कन्वर्ज कर रहे हैं, तो आपको 2 इमेज दिखेगा, है कि नहीं? सारा का सारा रिफ्लेक्टेड रे एक जगह कन्वर्ज करते थे, आपको एक ब्राइट इमेज दिखता था। मान लो यहाँ पे 100 ठो रे आए, 50 ठो रे यहाँ पर कन्वर्ज कर दिए और बाकी 50 ठो यहाँ पे कन्वर्ज हो गया, तो क्या होगा? 2 इमेज दिखेगा। अगर स्फीयर का ये कंडीशन स्फेरिकल मिरर का हम लोग नहीं मानेंगे, इसको छोटा नहीं रखेंगे, एक नहीं ढेर सारे इमेज आपको मिलेंगे। सारा रे एक जगह, सारा रिफ्लेक्टेड रे एक जगह कन्वर्ज नहीं होंगे, अलग अलग जगह पे कन्वर्ज होंगे। यहाँ पर गिरते हुए रे एक जगह कन्वर्ज होंगे, यहाँ पर गिरता हुआ रे दूसरा जगह कन्वर्ज होगा, तो सारा जो है कॉम्प्लिकेसी शुरू हो जाएगा। इसलिए उसकी साइंस में अभी मत जाओ ज्यादा, एक बार हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, तब कोई आप क्वेरी बनाओगे तो आसानी से कर लेंगे। अब देखते देखते आपको और एक फंडामेंटल चीज बता दूं, अगर ये चीज आप पूछोगे तो देखोगे पीपल आर ऑल कंफ्यूजिंग विद दिस। सपोज आप दे दिए ऐसा एक मिरर और बोल दिए कि बताओ यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, जस्ट लुक एट द फिगर, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? अब ये जो ऑब्जेक्ट से आता हुआ रे आप देखोगे, अगर कोई रे ऐसे गिर रहा है और ऐसे जा रहा है, क्या ये एंगल छोटा दिख रहा है इंसिडेंट रे का? ये एंगल छोटा दिख रहा है? नहीं है। तो लोग बोल देंगे कि तुरंत इमेज यहाँ पर होगा, वहां पर होगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, इतना बड़ा अगर ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का साइज अगर इतना बड़ा हो गया, किसके सामने? मिरर के सामने, ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी मोर। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा जानने के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, मिरर फॉर्मूले, वो काम नहीं करेंगे। तो क्या रेस्ट्रिक्शन रखा गया है? रखा गया है कि जितने सारे रे गिर रहे हैं मिरर के ऊपर, वो सारे के सारे रे मस्ट बी आइदर पैरेलल और ऑलमोस्ट पैरेलल। ऑलमोस्ट पैरेलल मतलब ऐसा, ये हो गया ऑलमोस्ट पैरेलल लाइन, ये ऑलमोस्ट पैरेलल है ना, दिस इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब है द एंगल्स मस्ट बी वेरी स्मॉल। इसी चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं बार बार, क्योंकि सारा डेरिवेशन में यही कंसेप्ट आएगा। अगर ये आप एज्यूम नहीं करोगे, इट विल बी इम्पॉसिबल ऑन योर पार्ट टू प्रूव दैट r is equal to 2f। ये प्रूव करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा इफ यू डोंट टेक दिस वैलिड असम्पशन। समझ में आ रहा? ठीक। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मिरर के बारे में। मिरर के बारे में हम लोग इतने सारे चीज अभी देख, ठीक है। Now I want to tell you two important points, very important points. One is called focus. Point number 5 में देखेंगे what is focus, जिसको हम लोग F से डिनोट करेंगे। When a light ray parallel to principal axis, parallel to principal axis, principal axis को मैं PA लिख रहा हूं, is incident on a mirror, spherical mirror, the reflected ray either cuts the principal axis or appears to cut the principal axis. This point of cutting of reflected ray with principal axis is called focus. अच्छा, बढ़िया। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? क्या बोल रहा है? एक ही जगह पे क्रॉस करेंगे। अगर
मिरर अपना assumptions वैलिड रखता है, अपर्चर इज वेरी स्मॉल, देन ओनली। अगर अपर्चर छोटा है तभी ऐसे होगा, अपर्चर छोटा नहीं है तो ऐसे नहीं होगा। If the aperture is small, then only you will see the parallel rays after reflection will cut the principal axis at a fixed point. ठीक है? तो फिर वो तो फोकस पे ही वहां पे फोकस पे ही इमेज बन जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जब थोड़ा थोड़ा जानते हो वो ज्यादा गड़बड़ करता है। मैं आपको समझा दूंगा कि इमेज कहां पर बनता है। ठीक है, फोकस पे ही इमेज बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा है, हाँ मतलब इंफिनिटी में, when the object is at infinite distance image will be at the focus। हाँ, आप अगर कोई स्पेरिकल मिरर को सन को दिखाओगे तो उसका इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। हाँ ये ठीक है। दिस पॉइंट ऑफ कटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विथ प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस। पहले चीजों को समझते हैं, लेट अस डेवलप थिंग्स स्लोली। आप लोग क्या है कि पहले से थोड़ा थोड़ा जानते हो और उसमें मिसकंसेप्शंस भरा हुआ है। वैसे तो दुनिया पढ़ा रहा है, फिर सब कोई पढ़ा रहा है आजकल, फिजिक्स को हलवा बना दिए, कोई भी पढ़ा देता है, जबकि बेसिक नॉलेज बेसिक इंटरप्रिटेशंस नहीं रहता है। इसलिए सब जगह गड़बड़ हो रहा है। सब कुछ आते हुए भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। चीजों को ढंग से समझोगे तब उसको यूज कर पाओगे, नहीं तो इंजीनियर भी बन जाओगे, कैंपस नहीं मिला तो बेकार है, कुछ नहीं कर सकते। नथिंग कैन बी डन। कोई एनआईटी पास किया हुआ इंजीनियर को बोलो तो पूछो, और पूछो बुला के, भैया मैं आपको 25 लाख रुपया दूंगा, आप क्या करोगे, बोलो खुद कुछ करना है। ही डजंट नो व्हाट टू डू। वो कुछ नहीं बोलेगा कि मैं ये करूं वो करूं, कुछ नहीं करेगा। उसको नौकरी चाहिए, बिकॉज समवेयर दे हैव टू वर्क आफ्टर बीइंग ट्रेनिंग अगेन, खुद से नहीं। ये हाल है। तो नॉलेज पे बात ज्यादा मत जाइए, जो आपका फंडामेंटल्स बेसिक्स है उसमें ज्यादा जाइए तो फायदे में रहोगे। When a light ray parallel to principal axis is incident on a spherical mirror, the reflected ray either cuts the principal axis or appears to cut the principal axis. This point of cutting is reflected ray. Cutting of reflected ray with principal axis is called focus. क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? पहले मैं स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो सपोज हम कहेंगे ये कोई एक मिरर है, थोड़ा बड़ा करके करता हूँ so that I can draw things properly। और चलो मानते हैं कि ये मिरर है। इस मिरर का हुआ यूं है कि इस मिरर में सपोज हम कहेंगे कि ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है। चलो मानते हैं कि ये पॉइंट है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या आप लोग मुझे बता सकते हो ये कौन सा मिरर में बनाया हूं, कॉनकेव मिरर की कन्वेक्स मिरर? कॉनकेव मिरर बनाया हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें, मैं बोल रहा हूं कि कोई एक रे आया, रे कुछ ऐसे आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मुझे उसका रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है, तो पहले मुझे इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिए, मुझे मिल गया इंसिडेंट एंगल। और जैसे इंसिडेंट एंगल मिल गया उतना ही एंगल में मैं रिफ्लेक्टेड रे बनाने की कोशिश किया, और उसके बाद पता चला द रिफ्लेक्टेड रे इज लाइक दिस। So when the incident ray is parallel to the principal axis, the reflected ray cuts the principal axis somewhere here. In this point is called focus. But let us go back to the statement again. क्या लिखा है? The reflected ray either cuts the principal axis or appears to cut the principal axis. ठीक है, चलो देखते हैं ये appears to cut the principal axis का मतलब क्या हुआ। चलिए सोचते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि ये पॉइंट हो गया फोकस। सपोज हम बात करेंगे किसी एक कन्वेक्स मिरर का। चलिए मैं लेता हूं कोई एक कन्वेक्स मिरर, आपकी समझ के लिए मैं कन्वेक्स मिरर ले लिया ऐसे। दिस इज व्हाट इज ए कन्वेक्स मिरर। और ये कन्वेक्स मिरर का अंदर वाला सरफेस को सिल्वर कर दिया गया है, ये सिल्वर कर दिया गया है। और इसका सेंटर कहाँ होगा, ये जो कन्वेक्स मिरर का सेंटर सी लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा?
लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा? अरे ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर कहाँ होगा? यही कहीं होगा। ये मिल गया। अब अगर ये जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के लिए हम फोकल लेंथ पता कर चुके हैं, ये कौन सा था? कनकेव मिरर, कनकेव। अब अगर कन्वेक्स मिरर के लिए देखेंगे, स्टेटमेंट क्या कहता है? व्हेन ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, कोई रे ले लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज व्हाट इज ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, तो मुझे इसका रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है। क्या करना पड़ेगा? पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर के साथ जोड़िए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर के साथ जोड़िए और एक्सटेंड करिए। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर के साथ जोड़िए और एक्सटेंड करिए, तो दिस विल बिहेव एज अ नॉर्मल। यस, दिस इज नाउ द नॉर्मल। देन यू मेजर द इंसिडेंट एंगल। अगर मैं इंसिडेंट एंगल को मेजर करूंगा, थोड़ा सा एक मिनट, मैं इंसिडेंट एंगल को मेजर करूंगा और रिफ्लेक्टिंग एंगल को ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं इंसिडेंट एंगल को मेजर कर गया और फिर मैं क्या किया? आई एम मेजरिंग द इंसिडेंट एंगल एंड ड्राइंग द रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गया। तो जैसे मैं ये रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करता हूं, तो जैसे मैं इंसिडेंट रे को लिया ऐसे और नॉर्मल ड्रॉ किया, रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ किया, मैं देख रहा हूं कि मेरा तो रिफ्लेक्टेड रे तो भाग रहा है, मेरा रिफ्लेक्टेड रे भाग रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। यू सी हियर, मेरा रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। अगर मैं ये जो रिफ्लेक्टेड रे बना, इस रिफ्लेक्टेड रे को वर्चुअली एक्सटेंड करूंगा, if I virtually extend this in the opposite direction, so it appears to cut the principal axis somewhere here. तो हम क्या कहेंगे? Here is the focus. Again I go back to the definition. When a light ray parallel to principal axis is incident on a spherical mirror, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया इंसिडेंट रे। हाँ ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रे आइदर कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस और अपीयर्स टू कट द प्रिंसिपल एक्सिस। द रिफ्लेक्टेड रे सचमुच काट रहा है या फिर लगता है कि एक्सटेंड करो तो ये काट रहा है। जिस पॉइंट में कट कर रहा है उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। ठीक है, इस पॉइंट को कहते हैं फोकस। मतलब कोई भी रिफ्लेक्टेड रे आएगा तो आपको सेम फोकस मिलेगा। समझ में आना चाहिए कि अगर ये कोई एक मिरर है और ये कोई एक दूसरा मिरर है, तो आप देखोगे, सपोज हम कहेंगे ये एक मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जितने सारे रे इसके ऊपर आप डालोगे वो सारे के सारे एक कॉमन पॉइंट में होते हुए जाएंगे। ये सारे के सारे एक कॉमन पॉइंट में होते हुए जाएंगे। यू सी ऑल रेज आर पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू, इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो सारा का सारा रे जो है वो फोकस से ही पास करेंगे। समझ में आ रहा है? जितने सारे इधर से डालो ये भी इधर से ही जाएगा। सपोज आई टेक अनदर रे फ्रॉम दिस साइड, I say a ray going like this, parallel to principal axis, रिफ्लेक्ट करेगा तो इधर से ही जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? कोई भी रे इसके ऊपर गिरेगा parallel to the principal axis, that has to pass through the focus, एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। और ये कॉमन पॉइंट कब मिलेगा? Only when the mirror is small in size, only when the mirror is small in size, मतलब aperture of the mirror is small
अगर बड़ा वाला मिरर ले लेंगे तो नहीं होगा। आप देख सकते हो, अगर मैं कहूं कि ऐसा कोई एक बड़ा सा मिरर ले लिया, यहां से कोई रिफ्लेक्टेड रे आया, इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्ट किया तो ऐसे जाएगा, यहां से कोई रे आया, रिफ्लेक्ट किया तो ऐसे जाएगा। यू विल फाइंड मल्टीपल फोकस। Are you getting? You will get multiple focus. You will not get a common focus. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको जानना जरूरी है। अच्छा, और अगर हम ऐसा ड्रॉ करना चाहेंगे कोई कन्वेक्स मिरर के लिए, तब भी हम कर सकते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया कि एनी नंबर ऑफ रेज इंसिडेंट ऑन द स्फेरिकल मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, parallel to the principal axis will cut the principal axis or appear to cut the principal axis at a common point after reflection. That common point is called focus. अब अगर फोकस को देखें तो बताओ, इन केस ऑफ ए कॉन्केव मिरर आपको फोकस कहां पे मिल रहा है? मिरर के सामने कि पीछे? मिरर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब यहाँ पर जो फोकस है वो रियल फोकस है कि वर्चुअल फोकस है? रियल फोकस है। रेज आर रियली कटिंग द प्रिंसिपल एक्सिस। हियर इट इज ए वर्चुअल फोकस। समझ में आया क्या? और ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। हियर रेज आर अपीयरिंग टू कट, practically they are not cutting, they are all going. समझ में आया क्या ये बात? तो ये हो गया आपका फोकस के बारे में। अब ध्यान रहे कि ये पूरा चीज देखने के बाद, जैसे शुरू में कोई पूछ रहे थे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोकस एंड फोकल लेंथ, ठीक है, यहीं पे जोड़ देता हूं। द डिस्टेंस ऑफ focus from the pole of mirror is called focal length. क्या सबको समझ में आ रहा है? फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, फोकस को कैपिटल एफ से। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और फोकस को कैपिटल एफ से, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये? जो बोल रहा है उसको थोड़ा इसमें फिगर में दिखा देंगे तो शायद आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा। वो ऐसा है कि अगर हम कहेंगे कि हमारे सामने कोई एक मिरर है और हमारे सामने ये मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है और पता चला कि यहाँ पे कोई एक रे ऐसे आ रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट करने के बाद इधर से गया तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया फोकस। ये जो P है पोल से यहां तक का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम हियर, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। एक हुआ फोकल लेंथ, दूसरा हुआ फोकस पॉइंट, एक पॉइंट है ना। जैसे ये डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है, डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। तो क्या आपका कंफ्यूजन दूर हो गया? व्हाट इज ए फोकस एंड व्हाट इज ए फोकल लेंथ, ये कंफ्यूजन दूर हो गया। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, सबका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब ये फोकस और फोकल लेंथ जानने के बाद हमारा मेन काम हुआ अभी पता ये करना है कि कैसे पता करेंगे कि इमेज कहाँ पे होगा। सारा का सारा चैप्टर में हम कर क्या रहे हैं? कोई एक ऑब्जेक्ट दे दिया, बताओ इमेज कहाँ पे होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा, है ना, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, ये सब देखना। ये सब हम लोग बारी बारी से देखेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।